नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रिव्यू पिटीशन का आदेश तो आप सभी को पता ही होगा, जो 29 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस निर्णय का प्रभाव सजल देव केस पर क्या पड़ सकता है और रिव्यू पिटीशन के आदेश का नकारात्मक प्रभाव सजल देव केस पर ना पड़े या कम से कम पड़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें क्या सतर्कता रखनी होगी या हमें बहस के दौरान कैसा अप्रोच रखना होगा। इस अंक में हम यह भी देखेंगे कि क्या सजल देव केस के माध्यम से भी सभी शिक्षकों के लिए कोई नया राहत का रास्ता निकाल सकते हैं या नहीं। इससे पहले कि मैं इन विषयों पर चर्चा शुरू करूं, आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं समय निकालकर आप सभी के लिए इस मुद्दे पर लगातार रिसर्च करता हूं, जिसमें काफी वक्त भी लगता है, ताकि आप सभी को संकट से बाहर निकाला जा सके। मैं केवल इस संबंध में न्यूज आप सभी तक नहीं पहुंचाता हूं, बल्कि मेरा वीडियो रिसर्च और एनालिसिस बेस्ड होता है, जिसमें मुझे काफी वक्त देना पड़ता है। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जिसके लिए दिल से आभार। लेकिन इस वीडियो में किए गए एनालिसिस को यदि आप इसे अधिक से अधिक नहीं फैलाएंगे, इसे अधिक से अधिक शेयर नहीं करेंगे, तो इसका उचित लाभ आप सभी को नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया का यही ब्यूटी है। इन मुद्दों को इतना फैलाएं, इतना शेयर करें कि आप लोगों के साथ हो रहे अन्याय का यह बड़ा आवाज बन सके। लेकिन यहाँ भी आप कंजूसी कर जाते हैं। इससे आपका ही हित होगा, यह आप सभी का आवाज बनेगा और मुझे भी आत्मबल मिलेगा कि मेरा मेहनत सफल हुआ। इसे काफी लोगों ने देखा और इस मुद्दे को समझने का प्रयास किया। बहरहाल आप सभी जानते हैं कि गर्मी के छुट्टी के बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, उसी वीक में सजल देव केस की सुनवाई होने की पूरी संभावना है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या उस केस में भी रिव्यू पिटीशन के इसी आदेश को चिपका दिया जाएगा? क्या टेट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट उस केस में अब आगे सुनवाई नहीं करेगी? क्योंकि इस केस की सुनवाई को इतने दिनों से इसलिए टाला जा रहा था कि पहले रिव्यू पर सुनवाई करके टेट इशू को फाइनल कर लिया जाए। अब टेट इशू जब फाइनल हो गया तो सुप्रीम कोर्ट सजल देव केस में भी इसी फॉर्मूले को लागू करने का पूरा प्रयास करेगी और इस मुद्दे पर आगे सुनने को तैयार नहीं होगी। इसमें अपने ही रिव्यू आदेश को चिपकाने का पूरा कोशिश करेगी। लेकिन यदि हमने थोड़ी सी होशियारी की तो सजल देव केस में रिव्यू पिटीशन के आदेश के दुष्प्रभाव से बहुत हद तक केवल बचा ही नहीं जा सकता, बल्कि इसे एक नई दिशा भी प्रदान की जा सकती है, जिसका फायदा अन्य शिक्षकों को भी मिलने की संभावना है। आज के इस अंक में मैं 6 ऐसे उपायों की चर्चा करने जा रहा हूं, जिससे इस केस में रिव्यू पिटीशन के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। नंबर 1, हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो जाने अनजाने में रिव्यू पिटीशन के बहस के दौरान हो गई थी। हम उन मुद्दों को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे जिस पर कोर्ट का दिमाग फिक्स हो चुका है, कोर्ट एडामेंट हो चुकी है। इसमें हम अपने बहस के अप्रोच को बदल सकते हैं और अपना बहस वहां से शुरू कर सकते हैं जहां निर्णय कमजोर पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ निर्णय के कमजोर कड़ी पर वार करते हुए यदि हम कोर्ट को समझाने का प्रयास करेंगे तो शायद इसमें कुछ सफलता मिलने की संभावना होगी और कोर्ट को हो सकता है अपनी गलती का एहसास भी हो जाए। हम उस बिंदु पर अपना फोकस केंद्रित करेंगे जहां निर्णय कमजोर पड़ता है और शिक्षकों का पक्ष मजबूत है। नंबर 2, हमें आरईटी केस के निर्णय का सहारा इस केस में अवश्य लेना चाहिए, जिसमें समान बेंच द्वारा यह कहा गया है कि
23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त आरईटी शिक्षकों को टेट पास करने की बाध्यता है। तो क्या यह समानता का उल्लंघन नहीं है? और यदि दो समान बेंचों का निर्णय में अंतर विरोध है तो इसे बड़ी बेंच द्वारा सुना जाना चाहिए, क्योंकि यह एक एनोमली क्रिएट करता है। इस निर्णय से जम्मू एंड कश्मीर के आरईटी शिक्षकों पर अलग नियम लागू होता है और सामान्य शिक्षकों पर अलग नियम लागू होता है। यह कैसे संभव है कि एक ही राज्य में दो शिक्षकों पर अलग अलग कानून, अलग अलग आदेश लागू हो रहा है? चूंकि दोनों आदेश समान बेंच का है, इसलिए किसी भी आदेश का सुप्रीमेसी हम नहीं कह सकते हैं। यदि कोई बड़ी बेंच का निर्णय होता तो वो निर्णय प्रभावी माना जाता। इस केस में चूंकि दोनों ही निर्णय समान बेंच का है, इसलिए बहुत बड़ा एनोमली क्रिएट हो गया है कि आखिर शिक्षक किस निर्णय को माने और किस निर्णय को नहीं माने। यह एक व्यवहारिक समस्या वहां के शिक्षकों के लिए उत्पन्न हो गई है। नंबर 3, यदि टेट सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है तो यह म्यूजिक शिक्षक, स्पोर्ट्स के शिक्षक, आर्ट एंड क्राफ्ट के शिक्षक, संस्कृत या अन्य लैंग्वेजेज के शिक्षकों पर यह कैसे अप्लाई होता है? क्या हम सोशल साइंस और मैथ्स का टेस्ट लेकर म्यूजिक और स्पोर्ट्स के शिक्षक अपॉइंट करेंगे? यदि नहीं तो आज तक सरकार ने इन शिक्षकों के लिए अलग से कितनी बार टेट का आयोजन किया है? और यदि आज तक इनके लिए कोई स्पेशल टेट का आयोजन नहीं किया गया है तो सामान्य टेट इनके ऊपर लागू कैसे हो सकता है? यह टेट सभी शिक्षकों के लिए व्यवहारिक कैसे हो सकता है? यकीन मानिए इसका कोर्ट के पास आज तक कोई उत्तर नहीं है और इसी तरह के सवालों से कोर्ट को बैकफुट पर लाना होगा और कोर्ट को इस पर दोबारा विचार करने के लिए विवश करना होगा, क्योंकि इन बिंदुओं पर ना ही कभी कोर्ट में ठीक से बहस हो पाया और ना ही निर्णय में इस संबंध में किसी भी तरह का जिक्र किया गया है। नंबर 4, यदि 2017 के संशोधन का उद्देश्य टेट को सभी शिक्षकों पर लागू करना होता तो 2017 के संशोधन में 31 मार्च 2015 का उल्लेख क्यों किया जाता? उस संशोधन में यह सीधे लिख दिया जाता कि आज तक अर्थात 2017 तक जो शिक्षक टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वे 31 मार्च 2019 तक टेट पास कर लें। लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया है। उसमें 31 मार्च 2015 का स्पेशल जिक्र किया गया है और यह 2015 इसलिए लिखा गया है कि 2010 में आरटीई एक्ट लागू होने के बाद सभी राज्यों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। इस दौरान वे सभी राज्य उन शिक्षकों को भी नियुक्त कर सकते थे जिनके पास टेट क्वालिफिकेशन नहीं था और उन शिक्षकों को यह शर्त थी कि उन्हें 5 साल के अंदर अर्थात 2015 तक टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। और इसी कारण से 2017 के अमेंडमेंट में वो 2015 को बढ़ाकर उन शिक्षकों के लिए जिनकी नियुक्ति रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान हुई है उसे 31 मार्च 2019 तक कर दिया गया। अर्थात रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान हुए नियुक्त शिक्षकों को अब 31 मार्च 2019 तक टेट क्वालिफाई करना था। इसका कतई उद्देश्य नहीं था कि 2019 तक सभी शिक्षकों को टेट पास करना आवश्यक था। आखिर जब संशोधन 2017 में हुआ तो 31 मार्च 2015 की तारीख का क्या औचित्य है? जब 17 में संशोधन हुआ तो तारीख 17 की होनी चाहिए। यदि इस संशोधन का उद्देश्य सभी शिक्षकों पर टेट लागू करना होता तो इससे साफ जाहिर होता है कि टेट की बाध्यता केवल उन शिक्षकों पर थी जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने के बाद रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान की गई थी। नंबर 5, लेट अस अज्यूम कि यदि सभी शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक टेट क्वालिफाई करने का मियाद दिया गया था तो अभी तक सरकार द्वारा इस संबंध में किसी भी शिक्षक को किसी भी प्रकार का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन
जारी क्यों नहीं किया गया? आज तक किसी भी नॉन टेट शिक्षकों को हटाया क्यों नहीं गया? उस संशोधन के हिसाब से अभी तक उनकी नौकरी समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी वे शिक्षक अपने पद पर बने हुए हैं और वेतन और सारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तो क्या वे गैर कानूनी तरीके से इसे हासिल कर रहे हैं? और शायद यदि 1 सितंबर का निर्णय नहीं आया होता तो आज भी इन शिक्षकों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आया होता। नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जम्मू एंड कश्मीर में RTE एक्ट ना तो 2010 में लागू था और ना ही 2017 के अमेंडमेंट के समय यह लागू था। जम्मू एंड कश्मीर में RTE एक्ट को 31 अक्टूबर 2019 में लागू किया गया। तो आखिर 31 अक्टूबर 2019 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर RTE एक्ट के प्रावधान को लागू कैसे किया जा सकता है? 2017 के संशोधन में जो 31 मार्च 2019 का समय यदि सभी शिक्षकों के लिए दिया गया था, ऐसा मान लेते हैं, तो वह तारीख जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षकों पर कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि उस समय तक वहां RTE एक्ट ही लागू नहीं था। ये सब 1 सितंबर के निर्णय या रिव्यू पिटीशन के निर्णय का कमजोर कड़ी है, इसका वीक पॉइंट है। इसमें निर्णय चुप है, इसका क्लैरिफिकेशन निर्णय में कहीं नहीं किया गया है। यदि हम इन मुद्दों के साथ अपना बहस शुरू करते हैं और अपने को इन मुद्दों तक सीमित रखते हैं, कोर्ट से इस पर हम जवाब मांगते हैं, तो मेरे हिसाब से कोर्ट निश्चित रूप से इस पर फंसती नजर आएगी, क्योंकि कोर्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस प्रयास से हम कोर्ट को टेट के मुद्दे पर दोबारा विचार करने के लिए राजी कर सकते हैं। यह मेरा अपना स्वयं का रिसर्च एनालिसिस और विचार है जो आप सभी के समक्ष प्रकट किया। मेरा अनुभव यह कहता है कि यदि इसे अमल में लाया जाए तो यह केस को एक नई दिशा दे सकता है और हारे हुए बाजी को इसे अपनाकर जीत में बदला जा सकता है। मुझे लगता है कि हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी राय इस पर अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी और रिसर्च के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।